हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो हम जो ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के लिए बिल्कुल बिहार बोर्ड को टारगेट करके, ताकि बिहार बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक यह वीडियो जाता रहेगा अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो अभी जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वह बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पूछा गया है वह पहले करवा देता हूँ प्रत्येक चैप्टर का। इकोनॉमिक्स में जो 7 चैप्टर है उसका पूरा करवा देंगे। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम निकाल करके आपको दे रहे हैं। आपको किसी प्रकार का भार नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आपको इससे अंदाज़ा भी मिल जाएगा कि किस चैप्टर से कितना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, यह भी पता चल जाएगा। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम मिसलेनियस नहीं दे रहे हैं, चैप्टर वाइज हम करके दे रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक चैप्टर को आप अच्छी तरह से अगर पढ़ लेते हैं तभी आप निकाल पाइएगा क्वेश्चन कि इस कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस तरह से मैं आपको कर करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, उसके बाद मैं सिविक्स का कर दूंगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक से बिल्कुल प्रैक्टिस करवा दूंगा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर निकाल करके जो पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है बिहार बोर्ड में वैसा क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। इससे अंदाज़ा मिल जाए किस तरह से क्वेश्चन करवाई जाती है और को पूछी जाती है और कैसा हमें क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक। और उसके बाद ज्योग्राफी का भी करवा देंगे। उसके बाद फिर हिस्ट्री का चैप्टर वाइज करवा देंगे और फिर प्रीवियस ईयर का 5-7 वीडियो मिक्स प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। अब दिल खुश हो गया आपको। उसके बाद फिर प्रत्येक चैप्टर से, चैप्टर वाइज अर्थात प्रत्येक चैप्टर से जितना संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वह करवा दूंगा। अब बतलाइए, अब तो और दिल खुश हो गया होगा, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर से जितना क्वेश्चन बनेगा मैं उतना करवा दूंगा। हालांकि मैं आज से ही वैसा करवाने वाला था, लेकिन देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो चुका है। तो हम अगर चैप्टर वाइज भी अगर हम संभावित क्वेश्चन भी अगर हम इसे अगर ऐड कर देते हैं तो लगभग 100 क्वेश्चन पहुंच जाता पहला चैप्टर से, जो चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, ठीक है। इसलिए मैं सोचता था कि इसे एक वीडियो में इतना सही नहीं है, 1-1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा तो ज़्यादा समस्याएं होगी है ना देखने में। तो इसलिए मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देता हूँ, सारा बुक का, सारा चैप्टर का बिल्कुल चैप्टर वाइज निकाल करके। उसके बाद फिर मैं करवाऊँगा टोटल संभावित क्वेश्चन, जितना एक्सपेक्टेड प्रश्न आने लायक है एग्जाम में, ठीक है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। आप समझ गए इस बात को। अब अगला देखिए क्वेश्चन। ये देखिए, एक काम ज़रूर आप कीजिए, क्योंकि शेयर आप कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को बढ़ाइएगा तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि ज़्यादा चैनल बढ़ती है, ज़्यादा इसका सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि इसे और हमको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा, क्योंकि आपका पैसा तो ले नहीं रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, समझिए। तो उसी से हमें समझे कि मोटिवेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको पैसा तो ले नहीं रहे हैं और अच्छा से अच्छा हम कंटेंट दे रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को, आप किस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग गठन कब किया गया था। और आपको बिल्कुल हम लिखा हुआ प्रिंटेड आपको दे रहे हैं कि कब कब क्वेश्चन ये पूछा गया। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में 2011 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा था, 2021 का फर्स्ट सिटिंग में एनुअल एग्जाम में पूछा था, 2019 के सेकंड सिटिंग में एनुअल एग्जाम में पूछा था, 2017 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा था। बताइए भारत में योजना आयोग गठन जो है कितना बार पूछा है। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन होता है मित्र, 15 मार्च 1950 ईस्वी को सबसे पहले गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन सबसे पहले कब किया गया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय जी होते हैं, ठीक है, जिसमें लगभग 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, ठीक है। अब इसे नीति आयोग में बदल दिया गया है, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग में परिणत कर दिया गया है, ठीक है ना।
नीति आयोग कहने का मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया इसका पूरा नाम होता है। तो नीति आयोग बदल दिया गया 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है मित्रों, वह है सेवा क्षेत्र। तो तीसरा जो क्षेत्र होता है उसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। यह भी पूछा 2021 के एनुअल एग्जाम में और 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा था। ठीक है, अब हालांकि अब फर्स्ट सेकंड सीटिंग छोड़ देते हैं, अब इतना बार बार लिखते हैं। मतलब फर्स्ट सीटिंग में पूछे या सेकंड सीटिंग में पूछे, 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा था और 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा था। तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र होता है। दूसरा क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और प्रथम जो क्षेत्र होता है पहला क्षेत्र उसको हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए आर्थिक विकास के 3 तरह की जो क्षेत्र थी मैंने तीनों को बतला दिया। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है मित्रों वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन रूस और चीन की मैं बात करूँ तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगर मैं अमेरिका, ब्रिटेन ये सब की बात करूँ, जापान की बात करूँ तो इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम उसको कहते हैं जो उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था हम उसको कहते हैं जो किसी उत्पादन के साधन पर सरकार का आधिपत्य होता है, सरकार का अधिकार होता है। जब उत्पादन के साधन पर सरकार और किसी निजी दोनों व्यक्तियों का अगर अधिकार हो जाता है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मुद्दा रहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था भाई क्या है? तो देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत कुछ अधिकार होती है, आप कुछ धन कुछ एकत्रित कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में एक भी कुछ भी धन एकत्रित नहीं कर सकते हैं, सब के सब सरकार के पास होती है। थोड़ा सा माइनॉरिटी थोड़ा सा है अंतर है। ठीक है, इसमें पूरी तरह से आप संपत्ति नहीं रख सकते, इसमें थोड़ा बहुत थोड़ा सा छूट दिया जाता है, नहीं तो सारा सरकार की। समाजवादी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि उसे भारत में सब कुछ है लेकिन एक चीज़ की कमी है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर आ जाए तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी, है ना। तो ये बोले थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बोले थे। क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि ऐसा नहीं कि कोई गरीब होता है कोई अमीर होता है, सब सरकार के द्वारा काम करवाई जाती है। योग्यता जो भी योग्यता है क्षमता है उसके अनुसार आपको काम दिया जाएगा और ज़रूरत के अनुसार आपको पारिश्रमिक दिया जाएगा। देखिए अभी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो इसमें गरीब भी रहते हैं अमीर भी रहते हैं। अगर गरीब व्यक्ति का कोई बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है, कैंसर से पीड़ित हो जाता है और उसे उतना पैसा नहीं जुट पाता है तो संभवतः मर जाता है उनका बच्चा। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में है कि वह सरकार के फिक्र है कौन सी बीमारी हो रही है नहीं हो रही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो विदेश भी लेकर जाएगी सरकार, लेकिन आपके बच्चों को संभवतः बचाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो यह समाजवादी व्यवस्था में बहुत ज़्यादा फायदा होती है। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो अमीर व्यक्ति रहेंगे वो तो दिखवा लेंगे, इलाज करवा लेंगे, और गरीब व्यक्ति को बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए अगर समाजवादी व्यवस्था लागू करने की भी अगर सरकार प्रयास करती तो अमीर व्यक्ति जो है से बिल्कुल टांगें खींचने लगती है, अर्थात वह हरा देता है, सरकार नहीं बनने देती वैसे व्यक्तियों का। तो ये सब समस्याएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह भी क्वेश्चन पूछा था 2012 के एनुअल एग्जाम में और 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा था कि भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। चौथा क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो यह 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो दिया जाता है लोक कल्याण पर। ठीक है ना, अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू हो जाती है तो उसमें लोक कल्याण मतलब लोक कल्याण के बारे में सोची जाती है, उस पर बल दिया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे मित्र वह थे मोरारजी देसाई, के लाल बहादुर शास्त्री, की पंडित नेहरू, की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम आपको बतलाया थे मित्र कि योजना आयोग का गठन तो 15 मार्च 1950 में होबे किया था, लेकिन योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो प्रथम प्रधानमंत्री होंगे वही प्रथम अध्यक्ष होंगे। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वही योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, तो आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो आप जानते हैं कि हरित क्रांति जो है वह कृषि से संबंधित है। तो हरित क्रांति जब कृषि से संबंधित है और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए 2021 में जो क्वेश्चन किस तरह से घुमा करके पूछा था। ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बाद में फिर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा लेंगे उसके बाद।
निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, 2017 के एनुअल एग्जाम में, 2018 के एनुअल एग्जाम में, 2019 के एनुअल एग्जाम में, 2021 के एनुअल एग्जाम में, 2022 के एनुअल एग्जाम में। देखिए तो कितनी बार प्रश्न किया है। तो निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो उद्योग नहीं होगा, सेवा नहीं होगा, खनिज नहीं है, कृषि है। कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है मित्र? तो पिछड़ा राज्य कहा जाता है बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि घनत्व की दृष्टि से भारत में नंबर 1 पर आती है, जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। और ऐसे साधारणतः जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान पर आता है। पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार आता है। लेकिन जनसंख्या घनत्व मतलब कम जगह में ज़्यादा लोग जो निवास करते हैं वह बिहार में ही रहते हैं, पहला स्थान पर आता है। और देखिए 2015 में क्वेश्चन, 2018 में, 2020 एनुअल एग्जाम में, 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। देख रहे हैं ना कौन सा राज्य पिछड़ा है उसके बारे में? तो बिहार पिछड़ा राज्य है। देखिए तो हमने 8 क्वेश्चन कर लिए है। अब हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? कौन है भाई बीमारू राज्य जो बीमार पड़ गया है? बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से असम, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश और एक उड़ीसा भी होता है। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए कौन बीमारू राज्य है। तो कर्नाटक नहीं होगा, छत्तीसगढ़ नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, क्या होगा? बिहार होगा। एकदम बिल्कुल बीमार है भाई बिहार। 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा है और 2020 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, 10th क्लास के। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है वर्तमान में? तो कौन बीमारू राज्य है भाई? तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। तो हमने बतलाया था कि बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से असम, आर से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश और उड़ीसा भी होता है। ठीक है। तो इसमें सभी हो जाएगा बीमारू राज्य में। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। 2019 के एनुअल एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा था। अगला देखिए, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना दिया गया? तो ये भी तो 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा था। तो योजना आयोग को भंग करके बना दिया गया नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग बन गई। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था, जिसका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कैसा कहलाता है? तो वह विकसित देश कहलाएगा भाई, जिसका अगर राष्ट्रीय आय ही ज़्यादा है, जिसका पीसीआई इनकम ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम जिसको प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं वही अधिक है, तब तो वह विकसित कहलाएगा ही ना। ये तो स्वाभाविक चीज़ है। तो 2017 से के एनुअल एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन और 2018 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो 2013 के एनुअल एग्जाम, 2016 के एनुअल एग्जाम। तो कौन बीमारू राज्य नहीं है भैया? तो बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। तो इसमें बात ऐसा है कि बीमारू राज्य कौन नहीं है। तो आपको हम बतलाए थे कौन बीमारू राज्य है। अगर नहीं वाला पूछेगा तो देख लीजिए, बिहार सही है, मध्य प्रदेश सही है, कर्नाटक नहीं है, उड़ीसा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि कौन बीमारू राज्य नहीं है तो कर्नाटक नहीं है। 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा है, 2016 के भी एनुअल एग्जाम में पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा है, 2015 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी पूछा है। तो किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है मित्र? तो यह कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र को, जिसको उद्योग बोल सकते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। हालांकि यह प्रश्न रोजगार एवं सेवाएं में होगी, लेकिन दे दिए क्वेश्चन। तो 2 भागों में बांटा गया है, एक सरकारी सेवा और एक गैर सरकारी सेवा। जैसे सरकारी सेवा में आता है जैसे सैन्य बल जो हुआ, रेल सेवा हो गया, ये सब क्या सरकारी सेवा है। लेकिन गैर सरकारी सेवा में आप देखते हैं कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, क्योंकि गैर सरकारी सेवा में जैसे निजी व्यक्तियों का भी स्वास्थ्य हॉस्पिटल होता है कि नहीं, और निजी व्यक्तियों का शिक्षा भी होता है और सरकारी भी होती है, तो दोनों भी आ सकती है कि नहीं जी। आगे देखिए क्वेश्चन, गैर सरकारी माने जो सरकार का नहीं है और सेवा दे रही है, और सरकारी सेवा मतलब जो सरकार के ही केवल है तो सेवा दे रही है नागरिकों को। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि ही शामिल है ना,
खनन, पशुपालन, ये तो तीनों आ जाएगा भैया, इनमें तो सभी है। तो देख करके वो हमारे सीट पर रंगना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो कृषि भी होगा, खनन भी होगा, पशुपालन होगा। तो 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा है कि इसे प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया में शामिल है। तो आर्थिक क्रिया मतलब जिससे कुछ धन इनकम की प्राप्ति होती है, तो कृषि करने से भी होती है, खनन से भी होती है, पशुपालन करने से भी इनकम होती है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की आबादी थी वह 121 करोड़ थी। अब तो 2021 के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 140 करोड़ प्लस हो चुका है। हालांकि जनगणना हो रही है, रिपोर्ट आएगी तो फिर बतलाया जाएगा। अनुमानतः 140 करोड़ पार हो चुकी है। 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। अगला देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का आखिर गुण क्या है भैया। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है कि निजी लाभ, ये तो गलत है भाई। मूल्य तंत्र, ये तो गलत है। सामाजिक कल्याण होगा भाई, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था हमेशा सामाजिक कल्याण के बारे में सोचती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित किससे है। तो ये तो सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास कहने का मतलब है कि आप संसाधनों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन भावी पीढ़ी को ध्यान में आप कीजिएगा ना, जिससे वातावरणीय प्रभाव ना हो पाए। ठीक है ना, संतुलित सारा चीज़ रहे और आने वाला पीढ़ी भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है ना, तो सतत विकास समझ गए। समावेशी विकास का मतलब होता है कि मतलब सबका विकास हो जाए, समाज का प्रत्येक वर्ग का विकास हो जाए, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं रह जाए जो विकास के प्रक्रिया से छूट जाए। ठीक है, तो आर्थिक विकास हो गया, मतलब अर्थव्यवस्था का विकास हो जाना है कि नहीं। और आधारभूत संरचना मतलब जो मूल चीज़ है, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं से होता है तो देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है। तो आर्थिक विकास में सहायक है, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है कि नहीं। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया गया था 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री जब थे उसी समय के कार्यकाल में यह जारी किया गया था। ठीक है ना। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है ना, HDI के मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब मानव विकास सूचकांक, और R हो जाता है तो रिपोर्ट हो जाता है वही। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जारी किया गया था। ठीक है ना। भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था मित्रों, यह भी 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन किया गया था। मैं पीछे बताया भी था, है ना। तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना दिया गया। निम्न में से कौन से देश में विस्तृत अर्थव्यवस्था भैया, तो इसका कौन अध्यक्षता करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो 2014 के एनुअल एग्जाम में जो पूछा है, 2018 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा है। तो 2 वर्ष आया है क्वेश्चन। तो अमेरिका में, चीन में, भारत में, तो कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कुछ देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, किसी देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो कि हम बताएं कि समाजवादी किस में है, पूंजीवादी कहाँ है। ठीक है, जैसे अमेरिका में हो गया पूंजीवादी, चीन में हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था, रूस में हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन में हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जापान में हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है कि नहीं। तो हमारे देश में आखिर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों रखी गई थी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह कहा गया कि आप देख करके आइए विदेश में, कई देशों में, कि किस किस देश में किस तरह के अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश का भ्रमण किया, विदेशों में गया, देखा गया कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कहीं पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपने देश में मिक्स्ड इकोनॉमी ला देते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू कर देंगे तो फिर जो गरीब यहाँ रह रहे हैं उन लोगों को दिक्कत है, और अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अमीर व्यक्तियों की समस्या है। तो इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में लागू किया। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था मित्रों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन किसका हुआ था, और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किसका गठन हुआ। तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गई थी, और 9 नवंबर 2000 ईस्वी से शायद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया था, है ना।
तो आप समझ गए कि 1 नवंबर को कौन अलग हुआ था। बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड बोलते हैं वर्तमान में, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया था। ठीक है, और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड अलग हो गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी से। बंगाल से बिहार अलग हो गया था कब, 1912 ईस्वी में, और बिहार से उड़ीसा हो गया था 1936 ईस्वी में। ठीक है ना, आगे देखिए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री, और देख रहे हैं कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 2019 से 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन है भाई जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं, तो वह है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये भी 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन हो सकता है, तो ज्ञान भी है, कौशल भी हो सकता है, अनुभव भी हो सकता है। चूँकि अनुभव नहीं रहेगा तो कैसे भाई विकास करेगा मानव पूंजी, कौशल होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, है कि नहीं। तो 2019 के एनुअल एग्जाम में भी पूछ दिया था। अगला देखिए क्वेश्चन, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था। तो 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा था, तो 100 दिनों के लिए व्यवस्था है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो 100 दिनों के लिए व्यवस्था है। ठीक है ना, 100 दिन तक। अगर देखिए 5 किलोमीटर से दूर अगर ले जाया जाता है उस गांव से, तो फिर उसको अतिरिक्त दिया जाएगा पैसा। ठीक है ना, तो जितना ही पैसा दिया जा रहा है, अभी शायद 220 रुपये चल रही है, तो 100 दिनों के लिए रोज़गार दिया जाता है। 1 वर्ष में आपको 100 दिनों का रोज़गार दे देगी नरेगा की तहत। हालांकि नरेगा के अब नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया है 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी से, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो गया नाम, अब पहले था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, अब हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है ना, तो 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। तो नरेगा जो सबसे पहले जो शुरू हुआ था मित्रों, वह शुरू हो गया था 2 फरवरी 2006 ईस्वी को, और भारत के लगभग 200 जिलों में इसकी शुरुआत किया गया था। लेकिन इसका ट्रायल राजस्थान में सबसे पहले किया गया था नरेगा का। ठीक है ना, हालांकि क्वेश्चन बैंक में आंध्र प्रदेश दिया है, लेकिन बिल्कुल 1000% गलत है। राजस्थान में ट्रायल हुई थी। ठीक है, और उसके बाद फिर 2 फरवरी 2006 ईस्वी को पूरे देश के 200 जिलों में लागू कर दिया गया था। फिर धीरे धीरे विकसित हो गया सारे जिलों में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था मित्र, यह 28वां नंबर क्वेश्चन है 2019 के एनुअल एग्जाम में। तो 2019 के एनुअल एग्जाम में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। इसका पूरा डेट की मैं बात करूँ तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, जिसको NDC बोला जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, 1952 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सदस्य होते हैं वे मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो 2019 के एनुअल एग्जाम में भी प्रश्न पूछा है। अब देखिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन हो गया, अब हम चलते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्वयं बोले थे कि कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। न कि मैं बोला था, अर्थात सुजीत कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं बोले थे इनमें से। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोले थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। भारत का बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ये राष्ट्रपति भी रहे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, है ना। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फूट डालो और शासन करो या फिर फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो अंग्रेज़ों ने अपनाई थी। ठीक है ना, और 200 वर्षों तक हमारे देश को शोषण करता रहा। तो देखिए अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, एक दूसरे राजा से लड़वा करके और सिम कब्जा करते गए। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि एक राजा को कहा कि
आप उस राजा से लड़िए, और अगर उस युद्ध में अगर हम आपको सहायता देते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर एक प्रांत हमको दे दीजिएगा। मान लिया कि 2-4 गो छोटे मोटे अगर प्रांत है किसी राजा के पास, अगर हमको जीत लेते हैं तो आप 2-3 गो आप रख लीजिएगा, 1-2 गो हमको दे दीजिएगा। तो उसी प्रकार से सबसे लड़वाते लड़वाते वह पूर्ण तरह से धीरे धीरे भारत पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो वही होता है, फूट डालो और शासन करो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य भैया? तो आर्थिक उद्देश्य है, आर्थिक क्रिया मतलब कि रुपया पैसा आना चाहिए ना, तो जीविकोपार्जन ना। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन मतलब जीवन चलना चाहिए। आखिर आर्थिक क्रिया क्यों करते हैं हम? रुपया पैसा के लिए हम काम क्यों करते हैं? ताकि हमारा जीवन चलता रहे, है ना। क्योंकि हम लोग भोजन करते हैं ना भैया, इसलिए तो हमको काम करनी पड़ती है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो सूखा क्षेत्र कौन सा है बिहार का भाई? तो बिहार का जो दक्षिणी बिहार है, जो हम लोग रहते हैं, ठीक है ना, औरंगाबाद जिला में हम लोग रहते हैं। तो बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण क्षेत्र है? तो दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार जो है सो बाढ़ से परेशान रहती है। जो नेपाल का जो बराज वाला पानी छोड़ता है ना, और बरसात के दिन रहती है, तो उस समय कोसी नदी बिल्कुल तबाही मचा देती है, उफान पर आ जाती है। इसलिए बिहार का अगर शोक कहा जाए तो कोसी नदी को कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाए तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन जो है ना, वह तो प्राथमिक क्षेत्र में ही आ जाएगा ना, पशुपालन और मत्स्य पालन। ठीक है, पशुपालन और मत्स्य पालन किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। अगला देखिए, ये भी 2021 के एनुअल एग्जाम पूछा था, सारा का सारा क्वेश्चन पूछा है। देखिए 2021 के एनुअल एग्जाम, 2021 के एनुअल एग्जाम, 2019 2020 के एनुअल एग्जाम है कि नहीं, सब पूछा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ये भी 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है भैया? तो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक नियोजन की सभी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र भी होती है, सार्वजनिक क्षेत्र भी होती है कि नहीं, व्यक्तिगत भी संपत्ति होती है और सरकार की भी होती है, और आर्थिक नियोजन भी होती है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन हो सकता है? गैर आर्थिक मतलब जिससे रुपया पैसा ना कमाई जा रही हो। तो प्राकृतिक संसाधन तो आर्थिक विकास का आर्थिक कारक हो सकती है, वित्तीय संस्थान भी आर्थिक कारक है, पूंजी निर्माण भी। मानवीय संसाधन जो है से आर्थिक कारक नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला देखिए, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था भैया? तो 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो वह रूस था। ठीक है ना, विश्व का सबसे समाजवादी देश पहला रूस था। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो आप जानते हैं कि बोनस भुगतान अधिनियम 1965 अधिनियम का ही नाम था, बोनस भुगतान अधिनियम 1965। तो 1965 कैमा पंचवर्षीय योजना में आएगा? 1951 से 56 पहला पंचवर्षीय योजना है, 1951 से 56। तो 56 से 6 5 11 5 जोड़ दो तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1961 तक जाएगी। 1961 से 5 और जोड़ दो तो 1966 ईस्वी में जाएगा कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। और 1965 है ये है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ऊर्जा है, शिक्षा, यातायात है, संचार है। तो गैर आर्थिक क्रिया मतलब कि जिसे वैसा काम जिससे रुपया पैसा प्राप्त न के बराबर होता है। तो ऊर्जा भी है, शिक्षा हो सकती है गैर आर्थिक, यातायात भी आर्थिक के लिए होती है ना। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, मतलब आर्थिक ना हो। तो आर्थिक है यातायात, अच्छा संचार भी आर्थिक है, तो गैर आर्थिक शिक्षा हो सकती है। ठीक है ना, शिक्षा लोगों को दे दिया जाता है वैसे भी मुफ्त में। अर्थव्यवस्था, हालांकि भले पैसा लिया जा रहा है अलग बात है, लेकिन वैसे भी किसी को नहीं दे जाता है, प्रिसेप्ट उपदेश दे देता है, ये चीज़ करो ऐसे वैसे। तो शिक्षा चीज़, अब एनर्जी देगा किसी को भाई तो पैसा लेगा ही नहीं, चाहे जिसमें एनर्जी दे रहा हो। अर्थव्यवस्था जीविकार्जन की क्या है? डॉट प्रणाली है भैया, ना कि नाली है या पुल है या वनमाली है। 2011 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। मनरेगा शुरू हुई थी भैया कहाँ से? तो यह राजस्थान से होता है, जो कि क्वेश्चन बैंक में दिया है आंध्र प्रदेश, लेकिन बिल्कुल रॉन्ग है, हम बोले थे ना 1000% गलत है। मनरेगा शुरू हुई थी राजस्थान में, इसलिए राजस्थान में ही आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, शुरू हुआ था कहाँ? राजस्थान से, क्योंकि ट्रायल हुआ था राजस्थान में। हालांकि 2 फरवरी 2006 ईस्वी में तो 200 जिला में भारत के ही लागू तो होवे किया था। ठीक है, और 2009 ईस्वी में 2 अक्टूबर को नरेगा से मनरेगा बन गया था। ठीक, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान में ही मनरेगा का शुरू हुआ था। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हम सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि प्रत्येक दोस्त के पास ही पहुंच जाए, आपके पास नोटिफिकेशन ही पहुंच जाए। और शेयर कीजिएगा तो प्रत्येक दोस्त भी सीख लेगा।
और दोस्त के दोस्त जितने रिलेशनशिप है सारे के सारे प्रति विस्तार करवाइए मित्रों, ठीक है ना। चूँकि आप ही लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी यह चैनल ग्रोथ कर पाएगा। अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे ग्रोथ कर पाएगा। अगर जितना आप सपोर्ट करते हैं उतना ही आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेहनत करके मैं बना करके लाऊंगा, जिसमें आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।